Hey guys, welcome back to Kaishin Capital. I hope you are doing well. So this is the day 2 of learning forensic accounting. तो आज जस्ट मैंने अपना चैनल खोला, तो मैं वैसे अपना चैनल खोलता रही हूँ, बट चैनल खोल के देखा तो 5 वीडियो मैंने रेशियो एनालिसिस पे डाली और 5 वीडियो फिर मैंने अकाउंटिंग पे डाली। अब मैंने सोचा कि यार एक पैटर्न बन रहा है, तो उस पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए। तो 5 वीडियो ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग की आएंगी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग दीज वीडियोज़, है ना, क्योंकि जितना मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, बड़े बड़े बैंक्स में मैं ऑडिट करने गया, इंश्योरेंस कंपनीज़ में गया, इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ में गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का स्टॉक ऑडिट किया, तो जो मैंने सीखा वही मैं आपके सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अकाउंटिंग हो गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया, हाँ तो ठीक है, चलो इतना तो बहुत है आज के लिए, ठीक है। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग में फ्रॉड ट्रायंगल। देखिए, फ्रॉड ट्रायंगल के ऊपर मैंने देखी थी, बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब पर। 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट है मैक्सिमम। इसको हम 10 मिनट तक खींचेंगे और हो सकता है 16 मिनट तक चले जाए, और इसको डेप्थ में समझेंगे, एकदम डेप्थ में, जो मैंने अपनी अपनी लाइफ में देखा पिछले 2-3 साल में ऑडिट में कि कैसे बंदे फ्रॉड करते हैं, वही मैं आपको सामने आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसका एक ऐसा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, ठीक है। अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, जब ट्रायंगल्स चैप्टर आया था, हाइपोटेन्यूस, जब हम सब पढ़ते थे ना, हाइपोटेन्यूस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है। तो ये उसी प्रकार का एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक होता है ओ, एक होता है पी, एक होता है, हमने ये पढ़ा होता है, हम साइडों का नाम देते थे, फिर उस साइड के नाम का हम एंगल निकालते थे। बड़ा वो भी एक दिन थे यार, बड़ा मज़ा, मुझे तो बड़ा पर्सनली मज़ा आता था मैथ्स करने में, है ना। तो ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। अभी देखते हैं, आर फॉर रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब पी से मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेशर, प्रेशर, या फिर इसको कहते हैं इंसेंटिव। रैशनलाइजेशन का दूसरा नाम है एटीट्यूड। चलो जी, ये है फ्रॉड ट्रायंगल, और फ्रॉड ट्रायंगल के ये हैं 3 हिस्से, अपॉर्चुनिटी, और इसका कोड है OPR, OPR, या फिर पोर के दो, पोर, POR, ये इसका चिट कोड है। जैसे अली ईगो बताया था आपको काउंटिंग सीरीज़ में, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, गेन, ई से हो गया आपका एक्सपेंस, और ओ से हो गया आपका आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी है, अब इतना तो याद नहीं है यार। ओ से आपका, हाँ, ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो अली ईगो हो गया। तो अब ये जो आपका फ्रॉड ट्रायंगल है, इसमें जो पहला, जो आपका सबसे पहला एंगल है वो है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या होता है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ वही एग्जांपल, एक एग्जांपल दूंगा। जो एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो फ्रॉड कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वो व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में आज भी फ्रॉड कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं है। खैर, वो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है, इसलिए मैंने विसल ब्लो नहीं की। विसल ब्लो एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप एक खबर देते हो, गुप्त रूप से आप खबर पहुंचा देते हो ऊपर के डिपार्टमेंट में मेल डाल के कि आपका ये बंदा एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, या बंदा फ्रॉड कर रहा है, या कोई सीनियर फ्रॉड कर रहा है। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जाती है। विसल ब्लोइंग पे हम वीडियो बनाएंगे अलग से। विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होती है, कैसे, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट की एक पॉलिसी होती है बैंक्स में या फिर कंपनी जहाँ भी है, ह्यूमन राइट्स की एक पॉलिसी होती है कि कैसा आपको कंडक्ट रखना है। उसी तरह विसल ब्लो की भी एक पॉलिसी होती है, ठीक है। तो अभी वो बंदा क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी मतलब, देखो मैं बताता हूँ करता क्या वो। देखिए, वो बंदा एक जगह बैठता है, दिल्ली में एक जगह है, मान लो वो बैठता है वहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में एक जगह है। अब उस जगह के आसपास, उस दिल्ली की जो लोकेशन है जहाँ पे उसका बैंक है या फिर जहाँ पे वो कंपनी है, तो उसके आसपास बहुत सारी बर्गर किंग, हल्दीराम, मैकडी, ये बहुत सारे आपके आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स जिनको कहते हैं, फूड एंड बेवरेजेस। दारू के भी ठेके भी हैं आसपास, ठीक है। मतलब क्लाइंट वगैरह आ गए, उनको दारू पिला दिया, फिर उनके लिए वाइन वगैरह का इंतजाम करा दिया, वाइन, ठीक है। अब वो करता क्या है, वो अपने पैसे खर्च नहीं करता। देखो, अब होता क्या है, जनरली जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें ना पेटी कैश का एक बिल होता है, 40,000, 20,000, इस तरह से कई सारी लिमिट दी जाती हैं कि भाई तुम्हारी ब्रांच है तो एक महीने में हम तुम्हें मोटा मोटा 40,000 खर्चा पकड़ाएंगे, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को खाना पीना करवा सको। लेट सपोज कई कंपनीज होती है उनमें मंथ एंड होता है। मंथ एंड यानी लास्ट के 3 दिन, 28 मार्च,
29 मार्च, 30 मार्च या फिर 28, 29, 30 अप्रैल, जो भी 3 दिन लास्ट के आपको पैसा दिया जाएगा 40,000, या तो पैसा दिया जाएगा या रिम्बर्स किया जाएगा। यानी आप खुद खर्चा करो, आप खर्चा करो, बिल दिखाओ और बिल का पैसा हमसे ले जाओ, सिंपल। तो आजकल यही कंसेप्ट है रिम्बर्समेंट वाला, रिम्बर्समेंट, क्योंकि फिजिकल कैश कहीं भी हैंडल नहीं होता, फिजिकल कैश आपको दिया ही नहीं जाएगा, रिम्बर्समेंट दिया जाता है। तो रिम्बर्समेंट में फ्रॉड कैसे होता है वो हम अलग से बताएंगे, बट आज का जो एग्जांपल है वो रिम्बर्समेंट फ्रॉड का ही है, ठीक है। उसमें होता क्या है, ये बंदा क्या करता है, ये अपने, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा क्या करता है, वो अपने 2-3 लड़कों को भेजता है इनके बाहर, इन आउटलेट्स के बाहर। इन आउटलेट्स के बाहर ना बहुत सारी इन्वॉइसेस पड़े होते हैं। अब ये इन्वॉइसेस कैसे होते हैं, पर्चियाँ, बिल। जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके या फिर माता जी को लेके मैं हल्दीराम में बैठ गया, मैंने वहाँ छोले भटूरे खाए, तो मुझे छोले भटूरे के बिल से मतलब क्या है, तो मैंने जेब में रख के घर आ गया, या मैंने हल्दीराम के कूड़ेदान में डाल दिया, या फिर हल्दीराम से बाहर निकलते हुए मैंने बोला अरे बिल क्या करना है, चल फेंक दिया। तो ये बंदे क्या करते हैं, ये बिल जो बंदे इसने डिप्लॉय किए हैं, ये बंदे बिल उठा लेते हैं और इसी बिल को उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि भाई हमने अपने एम्प्लॉयज़ को हल्दीराम के छोले भटूरे खिलाए। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा कहीं और। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या पता, आप खुद सोचो, फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा है मान लो मुंबई में या बैंगलोर में या फिर चंडीगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, उसको क्या पता कि हल्दीराम में 3:18 पे जन्मे जय ने अपनी माता जी को बिल छोले भटूरे खिलाए, क्या पता उनको? नहीं, वो तो ये मान के चलेंगे ये बंदा जो बंदा फ्रॉड कर रहा है, ये बंदा बी, जो बंदा बी है उसने बिल दिया तो गुड फेथ में बिल दिया होगा, एक अच्छी इंटेंशन से बिल दिया होगा। तो एक काम करते हैं, इसने 300 रुपये के भटूरे खाए और इसने नहीं खाए, मतलब इसके बंदों ने जो बिल उठाए वो उसमें लिखा 2%। वैसे तो 2 छोले भटूरे होते हैं, पर्सन का तो काउंटिंग होती है, 2 प्लेट छोले भटूरे, मान लो ये हो गए 450 के, तो 450 रुपये रिम्बर्स हो जाता है। तो उसने देखा, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उस बंदे ने जो फ्रॉड कर रहा है उसने देखा यार एक काम करता हूँ, मैं ना अपने एक बार फेक बिल लगा के देखता हूँ। फेक बिल मतलब उसने खुद खर्चा नहीं किया, वो फेक बिल ही है। बाहर पड़े हुए कूड़ेदान में बंदे जाते हैं, स्वीपर जाते हैं और वहाँ से बिल लेके आते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट दे देते हैं, और वो बिल एकदम ओरिजिनल होता है, उसमें कोई फेक वाला तो बिल है नहीं। तो उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसने ये फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, तो ये हो गया पहले आपका एंगल, अपॉर्चुनिटी। उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी और फ्रॉड करना शुरू करा कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट पे कर देगा, मैं तो कोई सा बिल लगा दूंगा। तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला चल छोड़ यार, इसकी नौकरी वगैरह चली जाएगी, बड़ा बुढ़ा आदमी है, करीब आई थिंक 55 साल का तो होगा ही वो। अब 55 साल में अगर मैं उसकी शिकायत कहीं ऊपर डिपार्टमेंट में कर दूँ तो यार उसकी तो नौकरी चल जाएगी, और समाज में उसकी बहुत इज्जत है उस आदमी की। उसके बाद मल्टीपल डिग्री, 8-10 डिग्रियाँ हैं उसके पास, उसके पास 8-10 डिग्रियाँ। अब डिग्री बताऊँगा तो उसको पता लग जाएगा, उसने वीडियो देख ली तो। ठीक है, चलो अब दूसरा जो एंगल है हमारा वो है प्रेशर, यानी इंसेंटिव, जिसे इंसेंटिव कहते हैं, पी। और वैसे तो प्रेशर से शुरू होता है, बट स्टिल मैंने बोला चल ठीक है हम नीचे से शुरू करते हैं। प्रेशर, सबसे पहले प्रेशर ही बिल्ड होता है। प्रेशर मतलब ये तो सिंपल है भाई, ईएमआई का प्रेशर। मान लो आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर है, मान लो एक कंपनी थी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई डायरेक्टर चेंज हुआ, तो जब भी डायरेक्टर आते हैं ना किसी भी कंपनी में, तो वो बोलते हैं भाई देख चलना है तो भाई हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला डायरेक्टर गया तेल लेने, अब मैं डायरेक्टर अपॉइंट हो गया हूँ, तो जो मैं बोलूँगा वही होगा। तो डायरेक्टर ने बोला देखो तुम्हारी सेल्स 1 साल की 1000 करोड़ की सेल है, उस 1000 करोड़ की सेल को 1200 करोड़ करो, यानी 20% बढ़ा दो। हज़ार करोड़ का 20% कितना हुआ, 200 करोड़। तो 200 से बढ़ा दो तो 1200 करोड़ की सेल करो, किसी भी तरह, मुझे नहीं पता भाई, सेल करो। तो उसने प्रेशर बिल्ड कर दिया। अब एम्प्लॉय क्या करेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे यार एमडी साहब ने बोला है, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने बोला है, एमडी साहब ने बोला है कि भाई सेल्स बढ़ानी तो करना पड़ेगा, प्रेशर नहीं तो नौकरी चली जाएगी और हमें हमारा इंक्रीमेंट उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब 5% तो मिनिमम है, 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एमडी ने बोला अगर तुमने इतनी सेल्स अचीव कर ली 200 करोड़ की, तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट 10% करूँगा, ऊपर से मैं अपनी कंपनी के तुम्हें स्टॉक्स भी दूंगा। कंपनी लिस्टेड हो गया ना, तो मैं तुझे थोड़े स्टॉक्स भी दे दूँगा कंपनी के, जिसे कहते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ESOP क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है वो भी। तो अब क्या हुआ, एम्प्लॉय के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो गया। इस तरह एम्प्लॉय के ऊपर हो सकता है एम्प्लॉय ने कोई होम लोन लिया हो, क्या पता उसकी वाइफ बीमार हो, क्या पता उसके जो बच्चे हैं वो बड़े किसी स्कूल में पढ़ रहे हो। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो एक इंसेंटिव मिल जाता है उसे, यार एक प्रेशर बिल्ड होता है, इंसेंटिव मिलता है कि यार मेरे को एक काम करता हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरी जो महीने की सैलरी है वो 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख पर मंथ, लेकिन जो उसके बिल हैं मोटे मतलब उसका खर्चा है 1.5 लाख है, तो 1 लाख ही बचा पा रहा है।
लेकिन 1 लाख में भी उसका कई खर्चा है जो अचानक से उसके ऊपर ऐसा इमरजेंसी बर्डन आ गया कि 1 लाख भी नहीं बच पा रहा। तो इससे क्या होगा, उसके बाद प्रेशर बिल्ड होगा, तो अब वो फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो पहला ब्रैकेट वैसे ये है, पहला पी आता है फिर होता है, इसलिए पॉर बोला, पॉर। पहले प्रेशर बिल्ड होगा, पहले ईएमआई का प्रेशर बिल्ड होगा, एमडी साहब का प्रेशर बिल्ड होगा, उसके बाद जाके वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, झूठी मूठी सेल दिखा देता हूँ कि मैंने सेल करी है, यानी एग्रेसिव रेवेन्यू बुकिंग। एग्रेसिव रेवेन्यू बुकिंग होगी। मैंने अकाउंटिंग की सीरीज़ में आपको बताया था कि रेवेन्यू कैसे बुक होता है, अक्रूवल बेसिस पे। यानी आपने प्रोडक्ट भेज दिया, भले ही पैसा नहीं आया, लेकिन आप मान के चलो कि प्रोडक्ट बिक चुका है। दैट इज़ अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग है। तो उसके बेसिस उसने क्या किया, उसने गुड्स भेज दिए, उसने धड़ाधड़ जानबूझ के गुड्स भेज दिए जो गुड्स बिकने नहीं थे उस सीज़न में। वो सीजनल गुड नहीं थे, वो ऑफ सीजनल गुड थे। यानी मान लो आपने गर्मियों में स्वेटर बेच दी, अब गर्मियों में स्वेटर कौन लेता है, लेकिन उसने धड़ाधड़ स्वेटर बेच दी कहीं से भी कस्टमर ढूंढ के, हो सकता है उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उसने ये सेल अचीव कर ली। तो ये भी फ्रॉड ही है एक तरह से कंपनी से। जब कंपनी वो चीज़ वो बेच ही नहीं पाती उस समय में, लेकिन तुमने वो चीज़ बेची और पर पैसा नहीं आया अभी, आपने रेवेन्यू बुक कर दिया, आपने पैसा बुक कर दिया, आपने सेल बुक कर दी। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रेवेन्यू मैनिपुलेशन फ्रॉड। तो ये भी एक कंसेप्ट है। अब लास्ट जो टॉपिक है, आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, इस फ्रॉड ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो वो बंदा जो फ्रॉड कर रहा है, जो झूठे मोटे हल्दीराम के बिल लगाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर होगा भाई घर पे, उसकी अच्छी खासी सैलरी, उसका पैकेज आई थिंक महीने की 4 लाख की उसकी पर मंथ सैलरी है, जितना मैं जानता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उसके ऑफ़र लेटर में इतनी सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद ये प्रेशर है कि भाई इतनी सैलरी में क्या होगा यार, मैं 55 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया यार, लोग तो मेरे साथ के उनकी सैलरी तो 12-12 लाख पर मंथ है, मैं इतना क्यों कमा रहा हूँ। तो इस तरह से प्रेशर बिल्ड होगा। फिर उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भाई मैं एक काम करता हूँ, हल्दीराम पे झूठे मोटे इनवाइस हैं, हर मंथ 40,000 का मैं रिम्बर्समेंट ले लेता हूँ। यानी 40,000 के बिल किसी ना किसी तरह तुम जाओ, अपने चेलों को भेजता है, 1-1 हज़ार रुपये तुम रखना, लेकिन 38,000 मेरी जेब में जाएंगे, 1-1 हज़ार तुम्हारी जेब में। तो 2 चेलों को भेज के हल्दीराम से बिल लेके आओ, सबवे के बाहर बिल पड़े होंगे, KFC के बाहर बिल पड़े होंगे, वो बिल लेके आओ और हम लगाते हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट हमें रिम्बर्स कर देगा। क्योंकि फिनेंस डिपार्टमेंट तो ये सोच के बैठा है कि ये जो हेड है, ये बुढ़ा आदमी बैठा है जो, ये अपने एम्प्लॉयज़ को चिकन खिला रहा होगा, बर्गर खिला रहा होगा, या हमारे जैसे ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो हमको चाय पानी पिला रहा होगा। उसको थोड़ा पता है कि वो बिल बाहर पड़े हुए बिल लगा रहे हैं। अच्छा, और लास्ट जो आता है वो है रैशनलाइजेशन, R या फिर A, रैशनलाइजेशन एटीट्यूड। अभी लास्ट स्टेज है, इसमें ज़्यादा सीखने को कुछ है नहीं। देखो इसमें क्या होता है, इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। तुमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, तुमसे पहले जस्ट 10 सेकंड पहले एक बंदे ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, लेकिन वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के भाग गया, लेकिन पुलिस वाले ने तुमको पकड़ा। तो तुम चलान तो देते हो, लेकिन तुम्हारे मन में तुम उसको माँ बहनी गाली दे रहे होते हो, या तेरी ऐसी की तैसी, तूने उसको तो पकड़ा नहीं। और हो सकता है तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तो तुम बोल दोगे पुलिस वाले को, एक बात बता, तू मेरा चालान काट रहा है, वो भी तो सिग्नल तोड़ के भाड़ का, तूने उसका चालान क्यों नहीं काटा। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। यानी आप खुद फ्रॉड कर रहे हो, लेकिन आप ये बोलते हो भाई उसने भी तो फ्रॉड किया, उसको जेल नहीं हुई, मुझे क्यों जेल हो रही है। तो आप एक अपने आप को एक ईगो बिल्ड करते हो, सेल्फ मेड ईगो हो जाता है, सेल्फ मेड ईगो। दिस इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। और आप बोलोगे भाई देख फ्रॉड कर लेते हैं ना यार, क्या जा रहा है, 5 साल के तो हमारी नौकरी बची, 55 साल वाला बुढ़ा जैसे बोल रहा है, 5 साल की तो नौकरी बचे, कर लेते हैं फ्रॉड। एक काम करेंगे, ज़्यादा जेल ही तो होगी इस देश में, तो वैसे भी जेल वालों को छुट्टी मिल जाती है, 6 महीने में जेल, बढ़िया वकील करके 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएगा, तो हम भी बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। यानी आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को किसी और से मैच करा दिया कि भाई वो भी तो जेल से बाहर आ गया यार, हम भी आ जाएंगे, छोड़ना ऐसी की तैसी। 4 लाख रुपये पर मंथ है, यानी 48 लाख का मेरा पैकेज है साल भर का, 12 चौक 48 लाख का पैकेज है। किसी अच्छे एडवोकेट का बुक कर देंगे, 1-2 लाख रुपए फीस दे देंगे उसको, वो हमें छुड़वा देगा, सॉरी बोल देंगे, प्रमाण पत्र में लिख देंगे सॉरी, हमने गलती से फ्रॉड कर दिया। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन बिल्ड होता है कि भाई वो फ्रॉड करा तो मैं भी करूँगा, और वो बच गया तो मैं भी बच जाऊँगा, तो मैं ही फ्रॉड करूँगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉड ट्रायंगल। और हाँ, आपने SSC में एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुमने पढ़ा होगा, अगर सारे सेब अंगूर हैं, इस तरह से बनाते हो ना, सारे अंगूर सेब हैं, सारे सेब अंगूर है, संतरा है, तो देखो ये है अपॉर्चुनिटी, ये है प्रेशर, और ये है रैशनलाइजेशन। इसके बीच में ये बीच में जो फॉल होता है, एकदम बीच में, यानी तीनों क्राइटेरिया में। अगर आप ये ट्रायंगल यहाँ बना दोगे तो इस ट्रायंगल में प्रेशर नहीं आएगा, और ये ट्रायंगल यहाँ बना दोगे इसमें ये दोनों नहीं आएंगे, इसलिए ये ट्रायंगल बनता है बीच में। तो इस ट्रायंगल को कहते हैं फ्रॉड रिस्क ट्रायंगल, FRT, या फिर फ्रॉड रिस्क एरिया, FRA। तो ये है पूरा कंसेप्ट फ्रॉड रिस्क
ट्रायंगल का या फ्रॉड ट्रायंगल का। ये बताता है कि ये ट्रायंगल बिल्ड करने के लिए आपके पास वो भी होना चाहिए। देखो आप खुद सोचो, आपने थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे तो इसको क्लियरली बताता हूँ मैं। देखो ये है आपका फ्रॉड रिस्क ट्रायंगल, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन, ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी, और ये हो गया आपका प्रेशर। तो तीनों सर्कलों को इसने कवर कर लिया इस ट्रायंगल ने। तो इस ट्रायंगल की पूर्ति, इस ट्रायंगल का एकम्प्लिशमेंट तभी होगा जब तीनों आपके एंगल्स मीट होंगे या फिर तीनों रिक्वायरमेंट्स मीटअप होंगे, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। तब जाके एक फ्रॉड रिस्क का एलिमेंट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हुआ है। इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है। और फ्रॉड डायमंड भी है, उसमें एक एंगल और ऐड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कैपेबिलिटी। यानी इन तीनों को सेटिस्फाई करने के बाद भी आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं फ्रॉड करके रहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपेबिलिटी। वो कभी और समझेंगे फ्रॉड डायमंड की वीडियो में। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो सबसे मेन बात तो मैं भूल ही गए भाई, यही होता है, हम स्क्रिप्ट नहीं बनाते ना। तो फ्रॉड ट्रायंगल का जो कंसेप्ट आया था वो आया था डोनाल्ड क्रेसी से। ये डोनाल्ड क्रेसी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड आई थिंक साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो 1940s के आसपास उन्होंने पीएचडी करी थी क्रिमिनोलॉजी के आसपास। तो उन्होंने पीएचडी में क्या किया, 200 लोगों पे सर्वे किया, 200 लोगों को सर्वे किया जो फ्रॉड कर बैठे थे। तो उन्होंने ये पाया कि जो 200 के 200 लोग थे, उन्होंने इन्हीं 3 ट्रायंगल के आसपास या फिर इन्हीं 3 बिंदुओं के आसपास फ्रॉड किया है। प्रेशर था उन पे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, और लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई, क्योंकि ये जेल में गया था इंटरव्यू लेने, जैसा मतलब बुक्स या हिस्ट्री बताती है कि जेल में इंटरव्यू लेने गए थे उन फ्रॉडियों का। तो उन्होंने बोला भाई देखो बाकी वाले भी जेल में ये फ्रॉड करके, हम भी जेल में, सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो डोनाल्ड क्रेसी का ये ट्रायंगल है। डोनाल्ड क्रेसी 1940s के आसपास ये रिसर्च हुई थी। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक एकदम डेप्थ में समझाया है। इससे ज़्यादा डेप्थ में तो कोई जा ही नहीं सकता, और हो सकता है आगे कोई आने वाले समय में चले जाए। और अभी हम फ्रॉड डायमंड समझेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।